हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में हम लोग पार्ट 3 में आ गए हैं, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं नास्ट इक्वेशन का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कुछ ले रहे हैं। और सबसे पहले तो देखिए, नास्ट इक्वेशन के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूँ उतना सिंपल वे में, उतना इजी वे में और उतना क्लियर आपको कहीं मिलना मुश्किल है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है और स्क्रीन पे अपनी नजर रखनी है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन सबसे पहली बात तो बताती क्या है। नर्स्ट इक्वेशन जो हमारा सेल पोटेंशियल है, यानी कि एक सेल कितना वोल्टेज रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, ये बताती है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जो आपका सेल पोटेंशियल है, यानी कि सेल से जो वोल्टेज रिलीज हो रहा है या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, वो बेसिकली तीन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रोड का नेचर, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोड जैसा होगा, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसा ही होगा और सेल पोटेंशियल भी वैसा ही आएगा, क्योंकि सेल पोटेंशियल क्या है, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो है। ठीक है, और सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेल पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एक्टिविटी ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी का बेसिकली डायरेक्ट मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। एक्टिविटी बोलते हैं इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अलग होती है और एक्टिविटी बोलते हैं इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को। यहाँ हमारे लिए दोनों टर्म एक जैसे ही है। ठीक है, अब सबसे पहली हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, यानी कि ये जो ईएमएफ है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये डिफरेंस है किसका, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसका डिफरेंस है। अब ये कब है मैं बताता हूं आपको, जब कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 m होती है और टेम्परेचर 298 होता है। बात आपको समझ में आ गई। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तब उस कंडीशन में कैथोड के स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल करते हैं, तो वो जो आता है वो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आता है। इसकी वैल्यू एक सेल के लिए हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि ये दोनों फिक्स होती है। इलेक्ट्रोड्स के लिए एसआरपी, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए फिक्स होता है। इसका मतलब एक सेल के लिए भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है होता है वो फिक्स होता है। सुन लो, ठीक है, यस, ये इस पर किसी का फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसका पड़ता है मैं बताता हूं। फर्क जो आप, अब देखो बात ये हो गई, इसका मतलब ये हो गया, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। जब आप कॉन्सेंट्रेशन 1 m लोगे और टेम्परेचर 298 केल्विन लोगे, तब सेल कितना वोल्टेज डिलीवर करेगा, उसका ईएमएफ क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये रहा, ये आपके सामने है। ठीक है, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कर दो, वो आ जाएगा, वो स्टैंडर्ड आपका सेल पोटेंशियल होगा। लेकिन सपोज करो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं है, इससे कम या ज्यादा है, या फिर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, इससे कम या ज्यादा है, तब उसके ईएमएफ पर सेल का ईएमएफ क्या होगा, यानी कि नया ईएमएफ अब क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन हो, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिफरेंट हो 1 m और 298 केल्विन से, तब जो सेल का नया ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आपको समझ में आई। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है, आपके सेल पोटेंशियल पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताती है। ठीक है, ओके, या फिर जो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती तब नया ईएमएफ क्या होगा सेल का, वो कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, नास्ट इक्वेशन से। अब नास्ट इक्वेशन मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूं और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं जो बताने वाला हूं वो आप सीख लीजिए। ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल सेल इक्वेशन है। इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखने का तरीका ये है, यहां देखिए, ये है, ये आपका सेल पोटेंशियल, ये आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या क्या कर रहे हैं, देखिए, आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, नेचुरल लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। हमेशा ध्यान रखिए ये जो पार्ट है ये प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ही होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो नेचुरल लॉग है इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 2.303 को आरटी से मल्टीप्लाई किया, नीचे जो एन और एफ ऐसे की ऐसे है। ठीक है, और उसके बाद में लोग ऐसे की ऐसे है। अब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट कौन से हैं, सी और डी, ये हमने यहां रख दिए सी और डी। ठीक है, और रिएक्टेंट रख दिए ए और बी। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्मॉल लेटर्स है ये रिएक्शन कोफिशिएंट है, वहां पर देख लो जरा,
सी यहाँ पर कोफिशिएंट है और डी यहाँ पर कोफिशिएंट है। इनको हम एज ए पावर रेज करते हैं, इनकी पावर लगाते हैं। इनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्शन कोफिशिएंट है, उनको हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर लगाते हैं। किसमें? नर्स्ट इक्वेशन में। सुन लो, ठीक है। अब आपको कौन सी इक्वेशन मिल गई मैं बताता हूं। अभी कंट्रोल जेड करते हैं। यस, आपको इक्वेशन मिल गई ये, ठीक है ना। इतनी इक्वेशन हो गई। ओके, आपने जो प्रोडक्ट है वो सी और डी रख दिए, रिएक्टेंट रख दिए, ठीक है। अब देखना जरा, ये जो आर है ये गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, अभी हम कांस्टेंट ले रहे हैं 298, ठीक है। अभी हम केवल कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर 298 ही रख रहे हैं, ठीक है। और एन, एन क्या है? एन ये रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ सेल रिएक्शन, यानी कि जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं कैथोड से एनोड, वो आपका एन है, ठीक है। एफ क्या है? एफ की हम बात कर चुके हैं, ये फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, सी यानी कि कूलम, ठीक है। ओके, हो गया। अब ये जितने भी कांस्टेंट है, आर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। इन सबको हम कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन में, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पूरा इक्वेशन है वो इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, एफ, आर और टी की वैल्यू और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और ये लोग सी डी डिवाइडेड बाई ए बी, है ना, रेज टू पावर देयर रिएक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मिल गई है, ये आपकी नास्ट इक्वेशन है। देखो सारी की सारी नास्ट इक्वेशन है, मैं बताता हूं। नंबर 1 नास्ट इक्वेशन है, नंबर 2 ये भी नास्ट इक्वेशन है, नंबर 3 नास्ट इक्वेशन है। सिर्फ हम उसको लिखने का तरीका बदल रहे हैं, है ना, है ना। हमने क्या किया? कांस्टेंट रखे, कांस्टेंट की वैल्यू रखी और सोल्व कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब ये हमारा वो फॉर्मेट है नास्ट इक्वेशन का जो हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है, ये वाला। बाकी आपको याद ये वाला भी रखना है, 2 नंबर, आर टी 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों आप फॉर्मेट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब सीधा ही हम लोग जो हमारा डेनियल सेल है, डेनियल सेल कौन सा? जिंक और कॉपर वाला, ठीक है, जिंक एनोड कॉपर कैथोड, उसके लिए नास्ट इक्वेशन लिखते हैं। उसके लिए नास्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये देखो सेल रिएक्शन है, ओके, है ना। अब इसमें आपको पता है नास्ट इक्वेशन में क्या क्या लिखते हैं। नास्ट इक्वेशन बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे? ये वाली पूरी टर्म कौन सी? आपकी 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहां से आया? ये जो आपका एन है ना, इस फॉर्मेट में जहां कर्सर चल रहा है वहां देखो, ये जो एन है, इस एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं डेनियल सेल में, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये आ गया टर्म। ये लोग ऐसे की ऐसे, अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है आपको, तो प्रोडक्ट देखो, एक तो Zn2+ है प्रोडक्ट, ये हमने यहाँ रखा, एक Cu है ये हमने यहाँ रखा, रिएक्टेंट में एक Cu2+ है ये यहाँ रखा, एक Zn है ये यहाँ रखा। अब आप यहाँ देखो पावर कुछ भी नहीं है। पावर क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी सेल रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, सब में 1 1 है ना, इसलिए यहाँ पर हमने पावर कोई रेज नहीं की है, ठीक है। आपको बात समझ में आई? हमने क्या किया? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हमने प्लेस कर दिया। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रेंड्स, और वो ये है कि प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड और प्योर गैस कितने प्रेशर पे? 1 बार प्रेशर पे। देख लो 3 चीजें हमारे पास, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या फिर प्योर गैस हो एट 1 बार प्रेशर, इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन हमको 1 लेनी है, यूनिटी, यूनिटी लेनी है 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर गैस की जो टर्म है वो नास्ट इक्वेशन से हट जाएगी। और अब आप देख लो जरा, प्रोडक्ट की साइड ये कॉपर है, सॉलिड है, प्योर है, रिएक्टेंट की साइड ये Zn है, ये भी सॉलिड है, तो ये टर्म, कॉपर की ये टर्म जहां मैं राउंड कर रहा हूं, और Zn की ये टर्म, है ना, सॉलिड वाली, ये दोनों हट जाएंगी इसमें, इस इक्वेशन से। ये देखो Zn की कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड Zn की कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1, यूनिटी ले लेंगे इनको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, कॉन्सेंट्रेशन वाला। इनको यहां से रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों को, तो आपके नास्ट इक्वेशन ये बचेगी। देखो ऊपर केवल Zn और नीचे केवल Cu2+, यानी कि आयंस बचेंगे, क्योंकि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको, आप जानते हो इनकी तो यूनिटी ले नहीं सकते, है ना, इनकी तो वेरी हो सकती है। प्योर की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो इसलिए यूनिटी ले लिए, ठीक है। तो अब फाइनल नास्ट इक्वेशन क्या आ गई आपके डेनियल सेल की? वो ये आ गई, ठीक है।
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में से माइनस करेंगे ये वाला, एन की वैल्यू आप जानते ही वो 2 आई हुई है, और ये हो गया। ठीक है, अब एक तो ये फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब एक दूसरा फॉर्मेट और है, आप सी यू को ऊपर ले जाओ और जेड को है ना वो आप नीचे ले आओ। देखो बात को समझो, सी यू को ऊपर ले गए और जेड को नीचे ले गए, तो जब ये आप रिवर्स कर दोगे तो ये जो साइन है ना माइनस वाला, ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देख लो जरा, इसका मतलब ये नास्ट इक्वेशन यदि इस तरह से लिखते हो जहां प्लस साइन है लेकिन कॉपर ऊपर ले लिया और जेड नीचे ले लिया, ये भी सही है, ये दोनों ओके ओके है। बात समझ में आई आपको? यानी कि ये जो साइन है, ये साइन कब प्लस होगा? जब आप ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाली टर्म है इनको रिवर्स कर दोगे। तो ये अगला पॉइंट था नस्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब नस्ट इक्वेशन ये तो हो गया सेल के लिए किस तरह से लिखें। आपको पता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना बोल करके, और ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाई एन आएगा बेसिकली। ये 2 तो हमारे डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लेके चल रहे हैं उसको। अब नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड की कैसे लिखें? तो देखो भाई, आईयूपीएससी ने सीधी सीधी कह दिया कि कोई भी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन आपको हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। कौन सी रिएक्शन लिखनी है? रिडक्शन। और उसका पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही दिखाना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी नहीं लिखना उसका। बात समझ में आ गई? यानी कि आईयूपीएससी ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की टर्म को हटा दिया, इसलिए एनसीईआरटी में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने को मिलेगा ही नहीं, पूरी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब जिस भी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखनी है, चाहे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो किसी भी सेल में, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमें रिडक्शन रिएक्शन ही लिखनी है। तो हमने एक जनरल रिएक्शन ली, ये देखो m, उसके ऊपर n प्लस चार्ज है, इसको n इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? जनरल इक्वेशन है किसकी? एक इलेक्ट्रोड की, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये कॉपर जिंक कुछ भी। ठीक है ना, ये वाला। अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? आपको पता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना। इतना तो फॉर्मेट सेम है। ये इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पर, ये पहले सेल था इलेक्ट्रोड हो गया, ये पहले सेल था यहाँ पर ई नोट सेल, अब ये ई नोट इलेक्ट्रोड हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। पहले सेल का वो ले रहे थे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये टर्म एज इट इज रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, ये तो एज इट इज रहेगी, लोग एज इट इज है। अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट इसमें मेटल सॉलिड में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 लेनी है, ये लो 1 ले लिया। रिएक्टेंट आपका मेटल का आयन है, ये लो। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है ये जनरल फॉर्मेट है इलेक्ट्रोड के लिए, ये सारे इलेक्ट्रोड के लिए ऐसे ही रहेगा। आपको जो आयनिक फॉर्म है वो आपको नीचे लेनी है। ठीक है, 1 बाई करके आयनिक फॉर्म लिखनी है ना। अब आप इसको जैसे हम अप्लाई करते हैं इसको जिंक इलेक्ट्रोड पे, तो आपको कुछ नहीं करना, सारी की सारी रिएक्शन वो की वही रहेगी। बस आपको ये जो 1 बाई मेटल आयन लिखा ना हमने, एम का आयन, वैसे वहां पर वो कौन सा आयन हो जाएगा? Zn2+ हो जाएगा। ये देखो, प्रोडक्ट में Zn है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो गई, रिएक्टेंट में Zn2+ है वो यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हमें करना है। ठीक है, बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोड का क्या बोलते हैं उसको, नया नया वो सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें से माइनस करेंगे ये वाले टर्म और ये हो गया। ठीक है, अब आप ये काम भी कर सकते हो, कौन सा जो हमने अभी किया था, कि आप ये जो Zn2+ है इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो। न्यूमेरिकल सोल्व करने में यदि आपको इजी लगेगा है ना, तो आप इसको ऊपर लेके चले जाओगे, लेकिन ऊपर लेके जाओगे तो इस माइनस को आप क्या करना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसलिए ये जो फॉर्मेट है नास्ट इक्वेशन का, देख लो जरा, ये जो फॉर्मेट है जिसमें कोई चेंज नहीं है, बस Zn को हम ऊपर ले गए और यहाँ प्लस कर दिया, ये भी ओके ओके है। ये दोनों Zn के इलेक्ट्रोड के लिए ओके आपके नास्ट इक्वेशन की फॉर्मेट है। अब डेनियल सेल में Zn तो एनोड, Zn वाला इलेक्ट्रोड एनोड है, लेकिन कैथोड भी तो है कॉपर का, उसका भी हम वो लिख देते हैं नॉस्ट इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? ये देखो, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का है ना, और वो टर्म 0.059 डिवाइडेड बाई 2। क्यों भाई? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लोग, और 1 बाई आपकी आयनिक फॉर्म Cu2+, यानी कि आयनिक फॉर्म जो है मेटल की वो हमेशा ही नीचे आएगी। ठीक है, यदि आपको Cu ऊपर लेके जाना है तो वापस वही करेंगे, ये जो प्लस माइनस साइन है इसको आप कन्वर्ट कर देंगे प्लस साइन में, और कोई चेंज नहीं होना है, बाकी यही रहेगा। तो आपने देखा, आपने क्या सीखा? आपने सीखा सबसे पहले तो कि किसी भी सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं, और वो जो जितने भी फॉर्मेट हैं वो आपने सीख लिए। ये वाला जो सेकंड इक्वेशन थी ये वाला ओरिजिनल फॉर्मेट है, RTF की वैल्यू रख करके आप सोल्व कर दोगे तो ये वाला जो 3rd नंबर का इक्वेशन है ये आ जाएगा, है ना। ये दोनों आपको याद रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपने देख लिया इलेक्ट्रोड के लिए नास्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सेल के लिए नास्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब हम वो करने जा रहे हैं जो हमें सीखना है नास्ट इक्वेशन से। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन,
सेल पोटेंशियल पे कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा। मान लेते हैं डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल में आप Zn2+ और Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो इसके जो सेल पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, नया ईएमएफ क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उस पर। यानी कि जो हम नर्स्ट इक्वेशन में देख रहे थे ना कि नर्स्ट इक्वेशन टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट बताती है, वो हम अब लेने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, डेनियल सेल की नर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है, ये रही। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली कंडीशन लेनी है इफ लगाते जाइए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंक्रीजेज। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना है, ये हमारा पहला केस है, ठीक है। Zn2+ कहाँ है भाई, ये रहा Zn2+, देखना जरा कहाँ मैं गोला कर रहा हूं। इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे अपन, तो ये पूरी टर्म है ये इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बताना जरा। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो इसका और इस पूरी टर्म का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा, और वो जो डिफरेंस है वही तो आपका सेल पोटेंशियल है, ई सेल है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, वापस बता देता हूं, सुन लो अलग तरीके से। ये लास्ट इक्वेशन है, कंडीशन हमारी क्या है, Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का जो इफेक्ट है वो देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये हमारा सेल पोटेंशियल है, नया सेल पोटेंशियल जो नई कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज करने के बाद हो जाता है वो। ये डिफरेंस है किसका, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म। बात समझ में आ गई। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, माइकालाल चेंज नहीं कर सकता इसको, ई नोट सेल को, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये जो टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म में देखिए आप Zn2+ और Cu2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को चेंज करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो सेल पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब देखना जरा कमाल देखना आप, है ना। Zn2+ को आप वैल्यू चेंज करते हैं यानी कि इंक्रीज करते हैं तो ये पूरी टर्म इंक्रीज हो जाएगी, इसकी पूरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देखो पूरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इसका और इनका अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंतर कम हो जाएगा तो आपका ई सेल कम हो जाएगा, क्योंकि इनका अंतर ही तो ई सेल है, सेल पोटेंशियल है। बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो Zn की जो वैल्यू हम Zn की कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा आपका, यस, ई नोट सेल आपका कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ईएमएफ आपका डाउन हो जाएगा यदि आपने Zn की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो। सेकंड कंडीशन, Cu की कॉन्सेंट्रेशन आपको डिक्रीज करनी है, Cu2+ की। अब देखना जरा, Cu2+, वापस बता देता हूं, वापस बता देता हूं, है ना। Cu2+ कहाँ है जरा बताना, Cu2+ है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन यदि आप इंक्रीज करते हो तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कम होगी। देखना जरा, क्योंकि Cu2+ नीचे है तो इस पूरी टर्म की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये नीचे है ना। तो पूरी टर्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका डिफरेंस नहीं, इसकी इंक्रीज करेंगे ना तो, यस यस यस, मैं गलत जा रहा था, वापस बता देता हूँ। Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन हम कम कर रहे हैं, है ना, मैंने यहाँ पर बढ़ने वाला बता दिया, कोई बात नहीं। Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, ये देखो कम कर रहे हैं ना, तो ये डिनोमिनेटर में है ये टर्म, कम करेंगे तो इस पूरी टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, पूरी टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो आपका ये जो डिफरेंस है ई नोट सेल इस पूरी टर्म का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो तो आपका सेल पोटेंशियल डाउन, Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दो तो आपका सेल पोटेंशियल डाउन। अब मैं जो गलती से बता रहा था वो नंबर 3 है, Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। अब देखना भाई, Cu2+ कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी है हमें, इसकी कॉन्सेंट्रेशन करनी है हमें इंक्रीज। तो एक बात बताना भाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये जिसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो, ये पूरी वैल्यू है इसकी, इस ये पूरी टर्म है ना, इसकी वैल्यू का क्या होगा बताना जरा। Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन करेंगे इंक्रीज तो ये पूरी टर्म कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि Cu2+ डिनोमिनेटर में है, नीचे है ना, तो इसकी पूरी की वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो डिफरेंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब ई सेल है, सेल पोटेंशियल वो बढ़ जाएगा।
जब Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो। ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने का गेम। अब टेम्परेचर का देख लो भाई, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक बात बताना मुझे, टेम्परेचर कहाँ था, टेम्परेचर डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में था, यानी कि ऊपर था या नीचे था, डिवाइड में था या उसमें था, मल्टीप्लाई में था। तो देखो टेम्परेचर आपने देखा होगा ना, कहाँ था भाई टेम्परेचर, मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये रहा देखो टेम्परेचर ऊपर है, RT NF, है ना, जो क्या बोलते हैं उसका जो फॉर्मूला है आपके इसका नास्ट इक्वेशन का, वो यही तो है। ई सेल मैं लिख देता हूं, देखो आपको हमेशा ही स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में से माइनस करना है, क्या करना है, RT NF और आपका नेचुरल लॉग और आपका जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो, और आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो, यही तो है मास्टर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें जो टी टी देखो, टी कहाँ है, ऊपर है ना, इसका मतलब टी इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, बात सही है ना। टी इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका और इसके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा, सही बात है ना, है ना। यदि इस टर्म की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डिफरेंस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कम हो गया, अंतर कम हो गया, इसका मतलब ई सेल है वो डाउन हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेल पोटेंशियल गिरता है, इसीलिए तो कहते हैं कि सेल को गर्म नहीं करना चाहिए, सेल को गर्म करते हैं तो उसका पावर डाउन हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टी न्यूमिनेटर में है, इस टर्म का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा तो आपका सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आपने देखा हमने क्या किया, नास्ट इक्वेशन की हेल्प से टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, नास्ट इक्वेशन लिखते कैसे हैं उसको हमने समझ लिया है, हाउ टू राइट नास्ट इक्वेशन इसको समझ लिया है, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे भाई, ईएमएफ कैलकुलेट करना है किसका, एक हमारे पास सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये देखो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपका जो Ni है, निकिल है, वो आपका इसमें क्या हो रहा है, एनोड है, और आपका जो Ag है वो इसमें कैथोड है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यानी कि निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दिया क्या है, एक तो सेल सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, और एक निकिल इलेक्ट्रोड और Ag इलेक्ट्रोड का हमें SRP दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें नास्ट इक्वेशन लिखनी है। नास्ट इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो सेल रिएक्शन है ना, सेल रिएक्शन है वो लिखनी है। तो हम ये जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसको देख करके हम क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। एनआई का हो रहा है देखो ऑक्सीडेशन, हमने कर दिया ना ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनआई एनोड की तरफ है, एनोड है एनआई, तो एनआई का ऑक्सीडेशन हो गया, और एजी का हो गया रिडक्शन। ये देखो एजी का हमने रिडक्शन कर दिया, और बैलेंस करने के लिए 2Ag हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एन भी देख लो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एनआई से Ag के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, आपको पता है जनरल फॉर्मेट क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब माइनस करेंगे क्या, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन कॉमन पार्ट है ये तो, लोग लिखेंगे, और प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपको पता है प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1, तो केवल एक ही बचा Ni2+, ठीक है। रिएक्टेंट में आपको पता है, रिएक्टेंट में Ni है, Ni की कॉन्सेंट्रेशन 1, तो एक ही बचा Ag, हमने Ag लिख दिया। लेकिन 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 ट्विस्ट है यहाँ पर, क्या, Ag के लिए रिएक्शन कोफिशिएंट है, ये देखो 2 है ना, रिएक्शन कोफिशिएंट, ये हम यहाँ पावर की फॉर्म में हमें लगाना पड़ेगा। ये देखो हमने Ag की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर 2 लगा दिया है। बात आपको समझ में आ गई, ये एकदम सही नास्ट इक्वेशन है, हमारी जो सेल रिएक्शन लिखी हुई है ना, उसके लिए एकदम प्योर नास्ट इक्वेशन है ये। बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब हमें करना कुछ नहीं है, एन की वैल्यू रखनी है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। एन की वैल्यू 2 है, ये हमने 2 रख दिया, ठीक है। और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, निकिल की कॉन्सेंट्रेशन है 1m, तो हमने ये 1 रख दिया। और ये 0.1 है, तो हमने ये 0, ये देखो Ag की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ये हमने 0.1 और उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो और अच्छा हाँ, एक चीज तो हमने करी नहीं, वो ये नहीं करी हमने कि एक तो ये जो देखो प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लिया हमने, ये तो मैंने बता दिया था शायद आपको। ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहाँ से आया ये बता देता हूँ आपको। ये देखो कैथोड माइनस एनोड आपको करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला। कैथोड यहाँ पर किस कौन है, Ag है, Ag का रिडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ही, 0.80, 0.80, उसमें से माइनस करेंगे, -0.22, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगी, और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया आपका 1.02, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी 1.02, एन की वैल्यू रख दी 2, और कॉन्सेंट्रेशन रख दिया 1 और 0.1, ठीक है।
अब क्या करेंगे, ये जो लोग वाली टर्म है ना, इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा ही अलग सोल्व करना चाहिए। तो हमने इसको ले लिया यहाँ पर, ये देखो लोग 1 डिवाइडेड बाई 0.1 की स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या हमने क्या किया, स्क्वायर करते हैं 0.1 का तो वो होता है 0.01, ठीक है। तो ये आ गया, स्क्वायर को हमने सोल्व कर लिया। अब यदि आप 1 में 0.01 को डिवाइड करोगे तो आएगा वो 100, ठीक है। तो लोग 100 आ गया, लोग 100 की वैल्यू होती है 2, बात खत्म। तो ये 2 आ गया। तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है लोग वाली, इसकी वैल्यू हो गई 2। तो हम क्या करेंगे, 2 हमने यहाँ रख दिया, ये रहा, ठीक है। अब देख लो जरा, 2 यहाँ एन की वैल्यू पहले से है, ये 2 और ये 2 कट गए, ठीक है। तो बचा क्या भाई, 1.02 है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आया था ना हमारा, इधर हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे। 1.02 में से माइनस करेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ये फ्रेंड्स आपका है सेल पोटेंशियल, यानी कि नया ईएमएफ। कब, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 m के अलावा ले ली। क्या ले ली हमने, एक जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको तो 1 m ही रखा है निकिल को, लेकिन हम हमारा जो एजी है उसको हमने 0.1 कर दिया। तो आपने देखा 0.1 एजी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज हुई है, उसकी वजह से जो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ा है, नया ईएमएफ क्या आ गया, वो आपका ये आ गया 0.96 वोल्ट। बात को समझो, ठीक है। तो इस तरह से हम नास्ट इक्वेशन से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए तो नया ईएमएफ क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो नया ईएमएफ क्या होगा, कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, ये सारा हम देख चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।